हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं लेकर आया हूं और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है 7 + 2√10 का वर्गमूल है। ऑप्शन है √6 + 1, √3 + 2, √2 + √5, √2 + √5। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, √2 + √5। तो इसका हल देख लेते हैं। तो 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको तोड़ देंगे तो इसको तोड़ेंगे तो इस 5 और +2 7 के होता है। तो 7 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 5 और 2 में। तो √5 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो जब इसको फिर खोलेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे फिर तो ये हो जाएगा। और ये √2√10 है तो 10 को हम 5 दूनी 10 यानी 5 × 2 में तोड़ देंगे। उसके बाद अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसी पर रख देंगे। तो जब इस पर रखेंगे तो हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर होगा तो इसको लिख देंगे। तो चूँकि अंडर रूट है तो स्क्वायर है तो रूट जब हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा √5 + √2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो ये सभी सारी चीज़ें आप मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को किस तैयारी के आप पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था आर्ये, फिशर को, गाउस को, लाप्लास को या न्यूटन को। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये आर फिशर को। तो सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय आर्ये फिशर को था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगा, बताना है। ऑप्शन है 100, 75, 80 या 90। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 100। तो इसका हल भी देख लेते हैं। माना वह संख्या x है। तो अब जब हमने मान लिया कि संख्या x है तो x का 60/100 होगा, चूँकि 60% है तो 60/100 होगा, गुणे उसका 3/5वां भाग है तो गुणे 3/5। तो 36 है, वो भाग कितना है 36 है तो बराबर 36 के हो जाएगा। तो हमारा ये समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेंगे तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे, इसको उस साइड में लेकर चले जाएंगे। तो 36 × 100 × 5/60 × 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको जब भाग करेंगे काटेंगे तो x बराबर 100 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको मेरा
थ्योरी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाई है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि पूर्णांक संख्या है? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा? ऑप्शन है √2, 7, 2, 1/√7। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 2। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका हल भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ये दिया हुआ है। तो माना a बराबर 3 के, b बराबर 4 के और c बराबर 7 के। तो तीनों को जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस c/c, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो जब जोड़ेंगे तो 3 के मान रख देंगे, 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपान 7 के जोड़ेंगे। तो जब जोड़ देंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14, यानी 2 आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 378 गुणे 300 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो ऑप्शन है 6, 8, 2 या 4। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 4। तो इसका हल देखते हैं। तो ये सारी संख्याएं लिख लेंगे और उसके बाद में इस सभी के पहले पहले इकाई इकाई के अंक को हम लिख लेंगे। तो इसका 312 में 2 ले लेंगे और 459 में 9 और 236 में 6 और 378 में 8। तो सभी संख्याओं का जो इकाई का अंक है उसको लेकर के गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ 8 × 64, तो इकाई का अंक हमारा 4 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इसमें से एक संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन है 12, 24, 60 और 72। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 24। तो इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले माना संख्या 12x तथा 12y है, क्योंकि यहाँ 12 और ये दिया हुआ है। तो 12x प्लस 12y, तो माना संख्या 12x तथा 12y है। तो उसके बाद में चूँकि इसमें ये तो पता है नहीं कि दूसरी संख्या, तो एक संख्या हमने 12 मान लिया, दूसरी संख्या इसमें x मान लिया और उसमें y मान लिया। तो इसका अब सबसे पहले लासा ले लेंगे। तो 12xy बराबर 72 होगा, चूँकि 72 इसमें लघुत्तम समापवर्ती दिया हुआ है। तो अब इसको हल करेंगे तो 12 से भाग करेंगे 72, ये अच्छा अंतर करके। तो 12 × 6 72, तो xy बराबर 6 फर्स्ट समीकरण हो गया। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो 12x प्लस 12y बराबर 60, इसमें दिया हुआ है कि योगफल 60 है। तो इसको भी जोड़ देंगे तो 12 कॉमन ले लेंगे। तो 12 से पक्षांतर करके इधर भाग दे देंगे तो 12 पंचे 60, यानी x प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो हमारा x बराबर 3, y बराबर 2 आ जाएगा। तो जब x y का मान मालूम हो गया तो जब जो हमने माना है उसमें मान रख देंगे तो हमारा वो संख्या 36 और 24 आ जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 × 4 उतारा तथा नीचे दर्शाए गए अनुसार हल किया। 2 पहले लिखा, फिर 27 लिखा, फिर 4 लिखा। अब आया 108। फिर उसके बाद शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए।
उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने कहकर 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 3 अंक देने चाहिए। या कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो इसका हल देख लेते हैं। देखिए, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसने गलत प्रश्न क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो ऑप्शन है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% हानि, 33 सही 1/8% हानि और 33 सही 1/8% हानि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 33 सही 1/3% हानि होगा। तो इसका हल देखते हैं। माना विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 3/2 तो 150 के बराबर होगा जब इसको हल करेंगे, चूँकि 3/2 दिया हुआ है। अब हानि हमारा कितना आया? हानि हमारा आया 50। तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत जब निकालेंगे, चूँकि जब इसको घटाएंगे तो हानि हमारा 50 आएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर 50/150 गुणे 100, इसको सूत्र पर रखेंगे तो हल कर लेंगे तो आएगा हमारा हानि 33 सही 1/3%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 760 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन है 200 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर या 75 मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 200 मीटर स्क्वायर। तो इसका हल देखते हैं। माना कमरे की चौड़ाई xm है तो लंबाई हमारा 2xm होगा। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल सूत्र हमारा होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई का होल इंटू ऊंचाई होता है। इस पर मान रख देंगे तो 660 हो गया। कुल क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 इसमें दिया हुआ है। तो उसके बराबर फिर मान रखेंगे इसमें, तो 2 गुणे लंबाई हमारा 2x और प्लस चौड़ाई x है और ऊंचाई हमारा 11 है, मान रख देंगे। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो जब इसको ब्रैकेट को खोल के हल करेंगे तो ये आएगा 3x, चूँकि 2x प्लस x बराबर 3x होगा। और इस 2 को पक्षांतर करके 660 में भाग कर देंगे तो हमारा बराबर आएगा 30 और x बराबर 10। चूँकि ये 11 है तो 11 दूना 22, 22 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 22 से जब काटेंगे तो 30 आएगा। और उसके बाद 3 जो है x 3x जो है ये x बराबर जब लेंगे तो 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 3 2 हम 30, यानी x बराबर 10 आ जाएगा। अब जब x का मान निकल आया तो हम इसका अन्य मान निकाल सकते हैं। तो छत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2x गुणे x बराबर 1 मान लिया, तो 2 गुणे 10 हो गया तो बराबर 200 मीटर स्क्वायर। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 604 6 और 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा? ऑप्शन है 1, 3, 7 या 5। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 5। तो इसका हल देखते हैं। यदि 604 6 11 से विभाज्य हो तो इसको हल कर लेंगे। तो 604 है तो 6 धन 4 फिर 6 माइनस 0 माइनस x बराबर 11 के, चूँकि 11 से विभाज्य है
तो इसको 11 से विभाज्य कर देंगे। फिर उसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो 16 माइनस 11 बराबर x आएगा। इसको भी पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन या हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वह संख्याएं क्या हैं? ऑप्शन है 43 8, 11 9, 14 5 और 17 1। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, 14 5। तो इसका हल भी देख लेते हैं। तो इसका हल है, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार पहली शर्तानुसार हम लिखेंगे 2x माइनस 5y बराबर 3 फर्स्ट समीकरण, और दूसरी शर्तानुसार 4x प्लस 3y बराबर 71 लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हम हल करेंगे तो चूँकि इसमें एक पक्ष को बराबर करना है एक पद को, तो -2x से पहले समीकरण फर्स्ट में और सेकंड में गुणा करेंगे तो हमारा एक पद बराबर हो जाएगा। फिर उसको हल करेंगे तो ये हमारा कट गया, 4x कट गया, और ये 10y में से 3y जुड़ गया तो 10 और 3 13y बराबर 65 हो गया। क्योंकि ये 71 में से 6 घटाएंगे तो 65 होगा। अब पक्षांतर कर देंगे 13 को तो इसके बटे आ जाएगा, तो y बराबर 15, 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 आपका आ गया y बराबर। अब चूँकि x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे और रख के उसके बाद हल करेंगे तो हमारा 2x माइनस 5 गुणे 5 बराबर 3 होगा। फिर 2x माइनस 25 बराबर 3, 2x बराबर इस 25 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25 हो जाएगा। फिर 2x बराबर 28, तो x बराबर फिर मान ज्ञात कर लेंगे। फिर x बराबर जब लेंगे तो ये 2 पक्षांतर होके 28 के बटे 2 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 14 दूना 28 यानी x बराबर 14 आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर घन वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो ऑप्शन है 142, 27, 42 या 54। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, 54। तो इसका हल है कि एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या है बराबर 6n-2 का होल स्क्वायर। तो इस पर मान रख देंगे तो 6 गुणे 5 - 2, 5 सेंटीमीटर भुजा है, -2 हमारा सूत्र के हिसाब से हो जाएगा। मान रखेंगे तो 6 गुणे ये 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 9 छक 54। तो एक रंगीन सतह वाले घन कितने होंगे? 54। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है माध्य और माध्यक, माध्य माध्यक और बहुलक, माध्य और बहुलक या बहुलक और माध्यक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, माध्य और बहुलक। तो अन्य तथ्य है, यदि अवरोही और आरोही क्रम में लगाया जाए और आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाएं तो माध्यिका यानी माध्यक
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि माध्य और बहुलक प्रभावी होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है या संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, और ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 333, 444, 44 या 4444। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 444। तो इस अन्य तथ्य है इसका, प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 से विभाजित हो तथा वह संख्या 3 व 4 से विभाजित है, तो विकल्प बी यानी 444 ही 3 व 4 से कटेगा, अन्य संख्या नहीं कटेगी, चूँकि काट के आप देख सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 450, 180, 360 या 540। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 540। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 540 होगा। अन्य तथ्य है, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n-2 का होल इंटू 180 अंश। इस पर मान रख देंगे, चूँकि पंचभुज है इसलिए n के स्थान पर 5 होगा। 5 - 2 गुणे 180, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। 18 × 3 = 36, 18 × 3 = 54, तो 540 अंश हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।